मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं हूं इस समय वाराणसी में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 14 तारीख को पीएम मोदी का पर्चा दाखिला भी होना है और हमारे बीच लोकसभा चुनाव के जो नेतागण हैं जो चुनाव लड़ेंगे इनका भी पर्चा दाखिला 8 तारीख से चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी स्वागत। सर सबसे पहले हम आपका परिचय स्वयं आपके मुखार बिंदु से जानना चाहेंगे। जो नए दर्शक लोग हैं आपको देखना चाहते हैं और आपको जानना भी चाहते हैं। मैं गगन प्रकाश यादव, प्रदेश महासचिव अपना दल कमेरावादी से हूं और अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी AIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है जिनके नेतृत्व में चलती है और प्रेमचंद बिंद जी के नेतृत्व में चलने वाली प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और ऐसी तमाम छोटी पार्टियों को मिला के एक पिछड़ा दलित मुसलमान के सवाल पे PDM गठबंधन बनाया है और उसी PDM गठबंधन से मैं वाराणसी लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। 14 तारीख को पीएम मोदी भी 13 तारीख को पहुंचेंगे और 14 तारीख को पर्चा दाखिला भी करेंगे और आप भी जोरों शोरों से मैदान में हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप राजनीति में क्यों आ गए? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार पर्चा भरने जा रहे हैं और हम लोग कचहरी के गेट नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। यहीं पर्चा का दाखिला होना है और यहाँ अगर आप देखें तो पूरे कचहरी परिसर में बजबजाते हुए सीवर हैं। मैं तो पहले कोई और भी सवाल पे बात करूँ, मैं आपसे कहूँगा चूँकि हम यहाँ बैठे हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का ये हालत है। आप इस बार पर्चा भरने यदि 13 और 14 को आएँ तो जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वाराणसी कलेक्ट्रेट उस दिन तो चकमक हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। जगमग हो जाए तो एक बार अंदर भी वो घुस के बाहर पर्दा लगा के जगमग हो जाएगा और अंदर वही सड़ांध में वही दुर्गंध में हमारे अधिवक्ता साथी काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि बाहर की जो रनिंग पेंटिंग है और जो पर्दे लगा दिए जाएंगे उसके साथ उनसे मैं एक बार अनुरोध करूँगा कि वो एक बार सर्किट हाउस के गेट से अंदर घुसें और SBI के सामने वाले गेट से बाहर निकल जाएँ तो उनको समझ में आ जाएगा कि पूरे 10 साल में क्या इस कचहरी परिसर के लिए भी कुछ काम करना जरूरी है। ये बात तो कचहरी की थी, हम यहाँ बैठे थे इसलिए हमने कहा। असल बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी के सांसद 10 साल रहने के बावजूद वाराणसी में स्वास्थ्य के सुविधाओं का ये हाल है कि BHU जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में चले जाइए तो ICU न मिलने से लोग मर रहे हैं। लोगों को वहाँ दलालों के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजकर कर्ज में डुबाया जा रहा है, उनके खून चूसे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य से शिक्षा की तरफ चलें तो वहीं BHU से मैं स्नातक था आज से 20 साल पहले। आज जो स्नातक का कोर्स हम बहुत कम पैसे में पढ़ते थे कि गरीब किसान परिवार के बच्चे भी जाके छात्रवृत्ति पे पढ़ लिया करते थे, उन कोर्सों को सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाकर 1-1 लाख रुपये फीस वसूला जा रहा है। 1-1 लाख रुपये सालाना फीस देकर स्नातक की कोर्स और प्रोफेशनल डिग्रियाँ लेने के बाद भी नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और ये हालत बनारस का सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के बाद है। स्वास्थ्य की हालत ये है कि ICU और दवा के बिना लोग मर रहे हैं। शिक्षा की हालत ये है कि जो छात्रवृत्ति पे नौजवान पढ़ लेते थे आज अपना जमीन रेहन रखने के बाद पढ़ रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अगर हम आगे बढ़ें और भी उनके विकास की बात करें तो बनारस को हम लोग बुनकरों और किसानों के कारण जानते हैं। बनारस के बुनकरों की ये स्थिति है कि पहले जब वो पावरलूम और हैंडलूम चलाते थे तो उनको बिजली जो मिलती थी वो फ्लैट रेट पे मिलती थी। वो फ्लैट रेट पे जो बिजली मिलती थी उनसे उनका जो बचत होता था उससे वो अपना रोटी कपड़ा मकान एक औसत स्तर का कर पाते थे। लेकिन स्थिति ये हो गई कि उसको भी कमर्शियल करने की कोशिश की गई, करके बंद हो गए। आप पता करिए बनारस में तमाम बुनकर जो अपने घर में छोटे छोटे सीलन भरे कमरों में एक सामान्य माहौल में करघा लगा के और हैंडलूम और पावरलूम चलाकर अपना जीवन चला लेते थे, वो पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके नौकरी तलाश रहे हैं, आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हालत है बनारस की शिक्षा के, स्वास्थ्य की, बुनकरी की। बात किसान की करें तो बनारस में जब से मोदी जी सांसद बन के आए हैं पूरे गुजराती गैंग की निगाह बनारस की ज़मीनों पर है। बनारस की ज़मीनों को हाईटेक सिटी के नाम पे, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, यूनिटेक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे, वैदिक सिटी के नाम पे औने पौने दामों पर अधिग्रहण किया जा रहा है। लब्बो लुबाब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों पे हमला है, बुनकरों पे हमला है, रोजगार के नाम पे नौजवानों पे हमला है, स्वास्थ्य पे हमला है, शिक्षा पे हमला है, दवाई कमाई पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन गुजरात से आए हुए लोगों के खिलाफ, गाजीपुर से यहाँ आके लड़ रहे लोगों के खिलाफ बनारस का एक बच्चा, बनारस में बड़ा हुआ गगन प्रकाश यादव, इनसे लड़ने के लिए लोक बंधु राजनारायण जी को याद करके तैयार हो गया। कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं
रोजगार कहाँ दे रहे क्या हैं? निकाल रहे हैं? मैंने आपको बताया कि बनारस में रोजगार का सबसे बड़ा आधार बुनकरी और किसानी थी। बुनकरी को तबाह कर दिया गया कमर्शियल बिजली के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, और देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहने के बावजूद ये सुविधाएं खत्म होती गई और उनको दिखाई नहीं दिया गया। अगर विकास की आप बात कर रहे हैं तो विकास क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। विकास हुआ है बड़ी बड़ी अंटालिकाएं मॉल जैसे बना के, उसके फोटो एलईडी पे चला के बनारस के विकास को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बुनकर के जब निवाला छीन लिया जाएगा, पेट में रोटी नहीं रहेगी, किसान की ज़मीन छीन ली जाएगी, तो वो कैसे वो अंटालिकाओं में जाएगा और उस विकास को महसूस करेगा? आप बताएं। क्या लगता है पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, और जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कहना है कि मोदी जी ने काफ़ी काम किया है, चारों तरफ कमल खिला है, एक एड चल रही है अब की बार 400 से पार। देखिए, मैंने कई बार पहले भी कहा और आज आपसे भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब इवेंट की पार्टी हो गई है। उन्होंने बुनकरों का रोजी रोटी छीन लिया, किसानों की ज़मीन छीन ली, नौजवानों का रोजगार छीन लिया, तो अब उनके पास इवेंट करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और वो बड़े बड़े इवेंट करके, बड़े बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम करके ऐसा गलतफहमी, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि लोगों को महसूस हो कि केवल और केवल वो ही जीत रहे हैं। ये भ्रम, ये माइंडसेट बनाने की कोशिश की जाइए। असल में आप ज़मीन पर उतरिए तो लोग बिलबिला रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोग बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी बनारस में है। और यहीं हम जिस परिसर में बैठ के बात कर रहे हैं, बाहर रंग पेंट है, अंदर पूरी कलेक्टेड परिसर की हालत खराब है। यही हालत पूरे बनारस। आप क्या चाहते हैं पीएम मोदी से इसमें? जैसे कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि चारों तरफ से बस बाहर ही पेंटिंग है और अंदर सब मतलब दिखावा है। मैं मोदी जी से चाहता हूं कि 13 तारीख को जब नामांकन करने आए, 14 तारीख को, तो मैंने पहले ही कहा कि कचहरी परिसर के एक गेट से घुसें और दूसरे गेट से निकलें। वो कचहरी परिसर को देख लेंगे, उनको बनारस की हालत पता चल जाएगी। तब भी न पता चले तो वो बीएचयू के आईसीयू में चले जाएं और वहाँ देख लें कि आईसीयू की क्या हालत है, कैसे लोग बिलबिला रहे हैं दवा के लिए, उनको पता चल जाएगी। वहाँ भी वो न देख पाएँ तो चले जाएँ बुनकर के घर के सीलन भरे कमरों और करघों में, तब उनको ज़िंदगी पता चल जाएगी। केवल ऊपर ऊपर वो चले जाएंगे अपने लग्जरी गाड़ियों से और अपने गंदगियों को पर्दे से ढक के नामांकन करके चले जाएंगे और लोगों को भ्रम में करके, नफरत की राजनीति में करके वोट ले लेंगे, तो उनको विकास के बारे में पता नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल होगा, झकझोर देने वाला होगा। देश की पूरी पब्लिक देख रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। और यहाँ के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी। एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल होगा, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टर ये बात बोलते हैं कि मैं अंदर की दवा लिखूँ कि बाहर की लिखूँ, वजह क्या है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, उसके बाद भी अगर दवाई का टोटा हो जाए, उसके बाद भी अगर एक्सरे और एमआरआई कराने के लिए सरकारी प्रतिष्ठान पे जो उसमें सुविधाएं हैं उस पर ताला बंद करके और बाहर कराने के लिए मरीजों को, तमीरदारों को भेजा जाए, तो इसके लिए अगर मैं बनारस का सांसद हूं, तो मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तब भी हमारी जवाबदेही है कि हमारे यहाँ लोगों को दवाई मिल रही है कि नहीं, हमारे यहाँ लोगों के खाने की व्यवस्था है कि नहीं। अगर ये ऐसा नहीं सोचते हैं तो केवल बड़ी बड़ी नफरत की बातें करने से देश में विकास नहीं होगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखा गया। सर, हम मेन प्रोजेक्ट पे आएंगे। क्या वजह है कि डॉक्टर बाहर की दवा लिखने को मजबूर होते हैं? यानी उनकी दवा अंदर की गलत है, या फिर इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए पूरा खेल है। ये खेल ये है कि ये कमीशन का खेल है और इस कमीशन के खेल को रोकने का काम इस देश की लोक कल्याणकारी सरकार का है। और केंद्र और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो कहती है कि हम अंत्योदय तक जाएंगे, हम अंतिम आदमी तक जाएंगे। लेकिन अंतिम आदमी को यदि दवा बीएचयू में नहीं मिल रहा है, कबीर चौरा हॉस्पिटल वाराणसी में नहीं मिल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में पेंटिंग बाहर से कराने के बाद अंदर दवा नहीं मिल रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, एक्सरे बाहर कराना पड़ रहा है, एमआरआई बाहर कराना पड़ रहा है, कोई भी थोड़े खर्च बड़े आ जा रहे हैं, 200-500 रुपये से बड़े, तो उनको बाहर ढकेला जा रहा है, भगाया जा रहा है, गरीब का इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये बनारस का सांसद होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। आप क्या करेंगे अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं तो पब्लिक के लिए सबसे पहला एम आपका क्या होगा? देखिए, हम तो सवाल बुनकर और किसान के सवाल पे चुनाव ही लड़ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पे गगन प्रकाश यादव चुनाव ही लड़ रहे हैं। अगर गगन प्रकाश यादव बनारस का सांसद बनारस की जनता बनाती है तो बनारस के बीएचयू हॉस्पिटल में दलाली हम बंद कराएंगे, हम अपनी पूरी ताकत वहाँ लगाएंगे और वहाँ पे अगर हम लोगों को आंदोलन करना पड़े, हम सरकार
हो न हो सकता है कि हम एक सीट जीत के देश की सरकार न बने, लेकिन अगर हमको बनारस का सांसद बना के बनारस की जनता ताकत देती है तो हम आंदोलन के नेता रहे हैं। हम आंदोलन करके BHU हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो यूनिवर्सिटियों में है उसके खिलाफ आंदोलन करके नियमित सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारों को मजबूर करेंगे। बुनकर किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ पूरे 5 साल संघर्ष करेंगे और नीतियाँ इन नौजवान किसान और बुनकर के पक्ष में बनवाने के लिए लड़ते हुए रहेंगे। नकल माफियाओं पे कुछ कहना चाहेंगे? आए दिन जो भी परीक्षाएं हो रही हैं असफल हो जा रही हैं, क्या वजह है? इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? देखिए, ये अंततः सरकार का ही फेल्योर है, विफलता है। सरकार यदि प्रचार में लगी रहेगी, सरकार इवेंट में लगी रहेगी, सरकार ड्रामेबाजी में लगी रहेगी, तो सरकार को पता नहीं चलेगा कि कब पेपर लीक हो रहा है और कब नकल हो रहा है, कब जनता की सुविधाएं मारी जा रही हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि ये इवेंट की पार्टी हो चुकी है। इनको जनता के काम से, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। ये इवेंट में लगे रहते हैं और इवेंट में लगे रहने से नौकरशाह जो नौकरशाह खुलेआम निरंकुश हो जाते हैं। और जब नौकरशाह निरंकुश हो जाते हैं, उनका मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का जब कोई अंकुश नहीं रह जाता है, तो नौकरशाह इस तरह की तमाम भ्रष्टाचार करते हैं। और लास्टली इसके लिए जिम्मेदार केंद्र प्रदेश की सरकार है। यदि सरकार सही हो, यदि मुखिया सही हो, तो किसी नौकरशाह की हिम्मत नहीं है कि वो नकल करा दे और पेपर लीक करा दे। चलिए, आपकी ये थी राय। और जाते जाते एक सवाल और हम आपसे होगा। आप क्षेत्र में गए होंगे, ज़्यादातर मामले किस तरह के देखे गए हैं? देखिए, मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में नहीं गया हूँ, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने पहले ही कहा, ना मैं गुजरात से आया हूँ, ना मैं गाजीपुर से आया हूँ। मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ। लोक बंधु राजनारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराया था, साहस किया था, और मैं लोक बंधु राजनारायण जी को श्रद्धांजलि देकर, उनको याद करके तत्कालीन प्रधानमंत्री से बड़े साहसपूर्वक लड़ रहा हूँ। तो ये सवाल क्षेत्र में अब जाने का नहीं है। हम पूरे विगत 5 साल ही नहीं, 25 साल की राजनीति में हम क्षेत्र में रहे हैं और क्षेत्र में हमने बताया कि समस्याएं किसान की हैं, बुनकर की है, नौजवान की हैं, और ये यही खास समस्याएं हैं। विकास जो दिखाया जा रहा है वो बहुत आडंबरपूर्ण और बहुत दिखावापूर्ण है। आपके गाँव में तरह तरह की समस्याएं हैं। छोटी छोटी सड़कों पे आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे खराब सड़कें। आप केवल जहां दिख सकता है, जहां फ्लैश हो सकता है, जहां कैमरे में ला के उसको LED पे दिखाया जा सकता है, केवल वहां अनटेलिकाएं माल बनाए गए हैं। गंगा सफाई अभियान पे कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, गंगा सफाई अभियान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के महाकमीशनखोरी घोटाला है। अगर आप जाके पता करें कि मोदी जी ने कह दिया कि पूरा हम निर्मल कर देंगे। नहीं, निर्मल करने में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन के खड़े हो गए। अब मुझे लगता है कि बनारस की गंगा सफाई में जो पैसा खाया गया है, ये पाप भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगा। चलिए, आप लोगों की क्या राय है, इनकी बातों से आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर करिए। बहुत